जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा भारत कोचिंग सेंटर बिजनौर, जो कि बिजनौर के थाना कोतवाली के बिल्कुल सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम है उसके नज़दीक में स्थित है। मैं आज भारत कोचिंग सेंटर की तरफ से एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कुछ शब्द हैं जो कि प्रस्तावना के अंदर हमारे आते हैं, उनके मतलब को समझेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि आगामी दिनों में, यानी कि आने वाले जो दिन है या आने वाला जो समय है, उसमें उत्तर प्रदेश में कई सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। यूपी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ भी चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में दरोगा परीक्षा या यूपी एसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार न्यूज़पेपर में उसका जिक्र हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों में उसके लिए वैकेंसीज निकलने वाली है या निकल जाएंगी। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक टॉपिक है जो कि यूपीएसआई में काफी महत्वपूर्ण रहता है, जिसको हम लोग इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, या पूरा नाम उसका होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी करके। तो उसमें एक छोटी सी बातें हैं, मतलब माइनर सी छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को काफी परेशान करती हैं, और जिसका मतलब हम लोग किताब में भी नहीं देख पाते या नहीं मिल पाता कभी कभी, जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं। तो आज मैं उन चीजों को आपको समझाने जा रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जरूरी है उन चीजों को समझना। लेकिन मैं पॉलिटी तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एक लेक्चर में या एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं होती है, पर ऐसा है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा अब कुछ समय में। तो अभी का जो हमारी ये वीडियो, इसमें हम लोग अभी कुछ ऐसी चीजों को समझेंगे जो आप लोग अभी शायद नहीं पढ़ पाएंगे और काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि हमारा एक बैच शुरू हुआ है जो कि 10 बजे से सुबह को शुरू होता है। अभी उसमें 2 दिन डेमो चल चुकी है, 2-3 दिन की डेमो और रहेगी, और उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा या उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। 10 बजे से बैच है, एक 9 बजे से बैच हमारा चल रहा है। 9 बजे से जो बैच है वो जनरल कंपटीशन को लेकर के चल रहा है, और 10 बजे से जो है उसमें यूपीएसआई का बैच है, और एक बैच है रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 7 से 8 टीचर लगे हुए हैं, ऐसे टीचर जो काफी अच्छे स्तर पर पढ़ा चुके हैं, और अभी फिलहाल सब लोग साथ हैं। तो एक पूरी टीम है हमारे पास जो कि काफी अच्छे से चीजों को समझाती है और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग लौटते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, संविधान का जो, अगर आप देखें भारत के जो संविधान की विशेषता है या भारत के संविधान को अगर आपको समझना है, तो उसके लिए आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार आप पढ़ते हैं कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कई बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उन्हीं में से एक बात आती है कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान की कुंजी क्या है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना गया है। कुंजी का मतलब यह है कि अगर आपको कोई ताला खोलना है तो ताले के लिए आपको एक की या चाबी की जरूरत पड़ती है, यानी कि बड़े से ताले को खोलने के लिए आप चाबी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कम समय में अगर आपको भारत के संविधान को समझना है कि इसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं या क्या इसके अंदर आपको मिल सकता है, तो आप एक प्रस्तावना को समझ करके पूरे संविधान को समझ सकते हैं। इसीलिए इसको की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जबकि संविधान सभा, यह एक केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस करके केस था, तो उसमें भी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह करके थे, उन्होंने डिसीजन दिया था जिसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया था। तो ये बातें हमारी हैं, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। जबकि अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला है। आत्मा के बारे में कई सारे सवाल आते हैं, बट कभी अगर किसी का नाम लेकर के पूछे तो क्वेश्चन अलग बन जाता है। बट अगर डायरेक्ट पूछे कि संविधान की आत्मा है, तो आप बेहिचक होकर के उसको आंसर लगा सकते हैं प्रस्तावना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसका डिसीजन आ चुका है, आया था। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रस्तावना है क्या। ये कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं जिसमें आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसकी शुरुआत होती है कुछ लाइनों से, हम भारत के लोग। देखिए, प्रस्तावना की थिंकिंग जो है भारत ने वो यूएसए से ली है। हम कई चीजें गलत बोलते हैं पढ़ते समय, या टीचर्स भी गलत बोल देते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका से ली। अमेरिका से ली, वो क्या लिया, हमने विचार लिया, क्योंकि अमेरिका की प्रस्तावना और भारत की प्रस्तावना में बहुत अंतर है। या अमेरिका से हम बोलेंगे कि अमेरिका से हमने क्या ले लिया,
सुप्रीम कोर्ट ले लिया या न्यायपालिका ले ली, तो अमेरिका और भारत की चीजें बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत अंतर है। हम लोगों ने संविधान में विचार लिए हैं दूसरे देशों के संविधान से, बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं की है। भारत का संविधान एक चेपी कार्य नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी चीजों का बदलाव करके हम लोगों ने अपने संविधान में उसको शामिल किया है। हम भारत के लोग लाइन अमेरिका के संविधान से ही है, वहां पे लिखा है बी द पीपल ऑफ अमेरिका करके। तो समझाऊंगा किसी दिन यूएसए की व्यवस्था और भारत की व्यवस्था में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहां पे संघीय प्रणाली को अपनाया जाता है, फेडरल सिस्टम को अपनाया जाता है। भारत फेडरल और यूनिटरी यानी कि संघात्मक और एकात्मक का मिक्सचर लेता है। केसी वीर साहब ने कुछ उसके बारे में बोल रखा है, करेंगे किसी और दिन बात। तो भारत के लोग, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, काफी मेन है हमारे देश के लिए, हम बात करेंगे इस पे भी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके अलावा पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द स्टार्टिंग में प्रस्तावना के अंदर नहीं रखे गए थे। ये शब्द जुड़े हैं 1976 में, 1976 में, और संशोधन हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो बात करेंगे उसकी भी। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य ये दो शब्द आते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी और गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक करके। तो दोनों के बारे में भी देखेंगे, क्वेश्चन यहां से आते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब वो चुन करके है। फ्रांस से आपने गणतंत्र की सिस्टम को या गणतंत्र की प्रणाली को अडॉप्ट किया है। उसके बाद आते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के 3 तरीके का न्याय दिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 3 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये स्वतंत्रताएं आपको प्रस्तावना के द्वारा दी गई है। और समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आपको दी गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए 3 शब्द जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किए हैं, अखंडता शब्द पैरा 6 में आता है और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पैरा 1 में आते हैं। ये शब्द जुड़े हैं 1976 में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 42वां संविधान संशोधन। बहुत पूछते हैं इसको, हम देखते हैं आगे। तो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जिस दिन आपका संविधान कंप्लीट हुआ था, बनकर के तैयार हुआ था। इंग्लिश में 26 नवंबर 1949। और हमारे पास जो संवत चलते हैं, संवत में यहाँ पे यूज किया गया है विक्रमी संवत का, जबकि संविधान में ऑफिशियल संवत लिया गया है शक संवत, जो कि 78 एडी होता है। शक संवत 78 एडी और विक्रम संवत होता है 57 BC। करेंगे बात हिस्ट्री में कभी क्या इनमें अंतर होता है। फिलहाल आप समझिए कि 57 BC यानी कि आपके सन 1 से 57 साल पुरानी बात हो जाती है। यानी कि इसमें अगर आप 57 जोड़ देंगे तो आपका करंट में जो भी विक्रमी संवत है वो निकल करके आ जाएगा। 49 में 57 जोड़ेंगे 2006 आएगा, 1949 में 57 2006। तो वही है, हिंदी में इसको बोलेंगे, पूछा गया है मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कौन सा संवत है प्रस्तावना के अंदर? विक्रमी। जबकि संविधान के अंदर ऑफिशियल संवत लिया गया है शक संवत, कनिष्क द्वारा चलाया गया संवत। तो संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब बनाया, अधिनियमित मतलब नियम में लाना, और आत्मअर्पित मतलब भारत के लोगों के लिए ही यूज में ला रहे हैं। क्लियर है? तो ये पूरी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो मेन शब्द हैं उनकी बात है। मैं थोड़ा सा जो अपना ध्यान आज केंद्रित करने वाला हूं वो इस शब्द को लेकर के, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर करके इसको बोलते हैं। और इस पे आजकल बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, या भारत में ये बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता है, तो इसका मतलब क्या आता है? धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो शब्द आते हैं।
धर्मनिरपेक्षता पश्चिम में भी चलती है, यूरोपियन कंट्रीज इस शब्द को अपनाती है, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो पंथ निरपेक्ष है, क्या उसमें कुछ सिमिलरिटी है या कुछ अंतर है, वो देखेंगे। क्या पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता ज्यादा बड़ी है या ज्यादा अच्छी है हमारी पंथ निरपेक्षता से, तो उन दोनों का अंतर आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान आप इधर केंद्रित करेंगे। मैं इसको प्रस्तावना को हटाने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, इस पे हम लोग बात करेंगे पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की। चलिए, अगर बात करेंगे पहले धर्म निरपेक्षता को समझते हैं। धर्म निरपेक्षता, ठीक है। पहली बात, ये धर्म शब्द जो है ये कहां से निकल करके आया? हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको धातुएं पढ़ाई जाती हैं। तो धर्म शब्द जो है वो ध्रय धातु से निकल करके आता है, और ध्रय धातु का मतलब होता है धारण करना। ध्रय धातु का मीनिंग है धारण करना। तो धर्म से मतलब होता है कि अच्छे गुणों या अच्छे विचारों को धारण करना ही क्या कहलाता है? आपका धर्म कहलाता है। अच्छे गुण या अच्छे विचारों को धारण करना धर्म कहलाता है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें तो भारत में एक ही धर्म नहीं है, भारत में कई प्रकार के धर्म चलते हैं। जैसे आप देखिए कि पितृ धर्म ये भी धर्म है, मातृ धर्म ये भी धर्म है, भाई धर्म या भ्रातृ धर्म इसको आप बोल सकते हैं। ऐसे न जाने कितने भाई धर्म, बहन धर्म, बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ अपनाए जाते हैं, और भारतीय संस्कृति में इनकी एक विशेष महत्ता भी है। इन सभी चीजों की एक विशेष महत्ता भी है। अगर आप देखें धर्म निरपेक्ष शब्द, धर्म मतलब धर्म से, निरपेक्ष मतलब हटना, तो क्या भारतीय संस्कृति में ये चीज वैल्यूबल है? क्या आप भाई धर्म से हटेंगे? क्या आप पिता धर्म से हट करके चलेंगे? क्या आप मातृ धर्म से हट करके चलेंगे? नहीं ना। तो ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये पश्चिमी सभ्यता को भाती है या उनके लिए ठीक हो सकती है, हमारे लिए ये चीज ठीक नहीं हो सकती। इसी वजह से या इसी कारण से हमने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा। आप प्रस्तावना भी पढ़े, वहां धर्मनिरपेक्ष कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम उसकी जगह पंथ निरपेक्ष का उपयोग करते हैं। हम अभी समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, मिटाते हैं इसको और फिर देखते हैं पंथ निरपेक्ष। फिलहाल आप धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझे, धर्म से हटना, क्लियर है। हालांकि इसके पश्चिमी सभ्यता में दो बातें आती हैं। पहला तो ये बोलते हैं कि सरकार का कोई धर्म नहीं आता और सरकार राजकीय कार्यों में धर्म का उपयोग नहीं करती। उसका एक फायदा यह है कि जन कल्याण, जो भी वहां पे मानव निवास करता है उसका कल्याण होगा और लोगों की सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होगी। यानी कि धर्म के साथ साथ या धर्म को छोड़ करके वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होंगे। बहुत से देश आप देखेंगे जो बिल्कुल धर्म पर नहीं रहते हैं, जैसे आप नॉर्वे देश को देखिए, ठीक है। ये ऐसे देश में से आता है जो जहां का कोई स्पेशल धर्म ही नहीं होता, सब लोग अपने काम को वरीयता वहां पे देते हैं। फिलहाल उठते हैं पंथ निरपेक्षता की तरफ। पंथ निरपेक्षता जो कि आपके संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक ढांचा माना गया है, ठीक है, ठीक ठीक। पंथ निरपेक्षता, अब इसमें एक शब्द आया है पंथ। अब पंथ क्या होता है, पंथ किसको कहेंगे? ठीक है, पंथ एक ऐसा ग्रुप हो सकता है या ऐसी सोच या ऐसे विचार को कह सकते हैं या ऐसे समुदाय को कह सकते हैं जिसमें कुछ अवधारणाएं होती है। जैसे जिसमें अलौकिकता की अवधारणा हो, ठीक है, अलौकिकता की अवधारणा हो। दूसरा, जिसका कोई पर्टिकुलर स्थल हो, ठीक है, मतलब उस चीज से जुड़ा हो, कोई स्थल हो, प्रचलित स्थल हो। तीसरा, जहां पे कोई शब्द प्रमाण यानी कि कोई किताब हो, जिसका कोई शब्द प्रमाण यानी कि जिसका कोई किताब हो। अलौकिकता, स्थल, शब्द प्रमाण, कर्मकांड और चमत्कार की अवधारणा, इन सब चीजें, ये सब चीजें जहां पे होंगी उसको आप पंथ कह सकते हैं। जैसे अगर आप श्री रामचंद्र को देखें तो श्री रामचंद्र, अलौकिकता उनके साथ जुड़ी हुई थी। स्थल अयोध्या, जहां पे वो जन्म लिए थे, श्रीलंका पहुंचे, युद्ध लड़े, वगैरह वगैरह। शब्द प्रमाण एक बुक है जिसको आप रामायण बोलते हैं। कर्मकांड, उससे संबंधित
पूजा की एक विधि है, रामायण को पढ़ने की या उसकी पूजा की एक विधि है। चमत्कार की अवधारणा के रामचंद्र से जुड़े हुए कई सारे चमत्कार हम लोगों में प्रचलित है, तो वो एक पंथ है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे पंथ आपके रहेंगे। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया कि पंथ से थोड़ा हटके, तो सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगी या सरकार किसी विशेष धर्म पर केंद्रित नहीं होगी। सरकार सभी धर्मों को बराबरी के रूप में लेकर के चलेगी। तो उस वजह से हम लोग पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया। और पंथ का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। तो धर्म निरपेक्षता की जगह भारत ने पंथ निरपेक्षता लिया। क्यों? क्योंकि भारत की पंथ निरपेक्षता में पश्चिमी धर्म निरपेक्षता शामिल हो जाती है। यानी कि इसको अगर आप पश्चिमी धर्म निरपेक्षता बोलेंगे तो भारत की पंथ निरपेक्षता इससे बड़ी रहेगी। ठीक है, हमारी पंथ निरपेक्षता में पश्चिमी धर्म निरपेक्षता शामिल हो जाती है, वो छोटी पड़ जाती है हमसे। हमने उससे भी विस्तृत चीजों को अपने यहाँ पे रखा है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर या संविधान सभा के अंदर ज्यादातर लोग जो थे वो बहुत ही टैलेंटेड थे, वकील पृष्ठभूमि से थे, संविधान की बहुत बड़ी नॉलेज थी उनको। तो उन्होंने धर्म निरपेक्षता से ज्यादा अच्छा जिस शब्द को समझा वो था पंथ निरपेक्षता। और ठीक है, हमारा सरकार या हमारा राज्य किसी भी धर्म को केंद्रित होकर के काम नहीं करता है, उसके धर्म पर आधारित होकर के काम नहीं करता। यहाँ हर धर्म को बराबरी पर रखा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ऐसी कुछ अवधारणा हमारे देश में पनपी हुई है। और इसी वजह से भारत कभी भी बंटवारे वाली सोच नहीं रखता है और यहाँ पे सब मेल मिलाप के साथ रहते हैं। भारत कभी भी किसी धर्म को लेकर के परेशान होना भारत की थिंकिंग में नहीं है, भारत के इतिहास में नहीं है। भारतीय लोग बहुत सहज होते हैं। अब देखिए, सन 1600 में अंग्रेज आए, आपके यहाँ सन 1600 में अंग्रेज आए और कब गए? 1947 में गए और भारत पे लगभग 300 साढ़े 300 राज किए। भारतीय लोगों को शुरू से परेशान किया। आप अगर किसी व्यक्ति से या किसी धर्म से परेशान होते तो अपना इतिहास देखिए। आपने पहली बार कब विद्रोह किया है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ? विद्रोह किया था 1857 में। आपको 1600 में वो आए, 1600 से ही परेशान भारतीय लोग थे और 1600 से लेकर के 250 साल बाद विद्रोह किया। अगर भारत के लोग असहिष्णु होते या इस तरीके की विचारधारा रखते तो अंग्रेज टिकते क्या? देखिए, 250 साल लग गए भारतीय लोगों को उनको सहते सहते और तब जाके विद्रोह भारतीयों ने किया। तो भारतीय लोग बहुत ही सहज स्वभाव के होते हैं। धर्म चाहे उनका कोई सा भी हो, संप्रदाय कोई सा हो, जाति कोई सी भी हो, पर सहज स्वभाव के लोग भारत में बसते हैं। सीधा एग्जाम्पल इसी चीज को ले सकते हैं कि हमने अंग्रेजों को सहा 250 साल और सहने के बाद में हम लोग विद्रोह किए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आगामी दिनों में आपके एग्जाम आने वाले हैं, परीक्षाएं निरंतर रहेंगी। जिस छात्र की तैयारी पूरी रहेगी, अच्छी रहेगी, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, भ्रम में मत पड़िए कि सिर्फ और सिर्फ ना तो टीचर का नाम आपके लिए काम करेगा, ना कोचिंग का नाम आपके लिए काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ काम करेगी तो आपकी पढ़ाई। जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आपके साथ एग्जाम हॉल में वही रहेगा। ना कोई टीचर रहेगा, ना टीचर का नाम रहेगा, ना कोचिंग का नाम रहेगा। दूसरा, देखिए, सम्मान अच्छी चीज होती है बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, पर जब लालच उसमें बैठ जाए तो वो कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाता रहूंगा। फीस भी एक मुद्दा नहीं होती। आप फीस को मुद्दा बना करके, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मनीष सर पैसा लेंगे, दूसरा कोचिंग हमें फ्री भी पढ़ा सकता है, वो हमारे ताऊ का लड़का है। उस चीज में आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां पे अगर आप जाते हैं, जब भी आप किसी चीज से सैक्रिफाइस, किसी चीज से समझौता करते हैं तो बहुत सी चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अगर आप फीस से समझौता करते हैं तो पढ़ाई में आपको त्याग करना पड़ेगा, पक्की बात है। आप मित्रता से समझौता करते हैं तो आपको पढ़ाई में त्याग करना पड़ेगा, जीवन में त्याग करना पड़ेगा।
आपकी जो जॉब है उसको त्याग करना पड़ेगा। तो छोड़िए सारी चीजें, मैं भी ज्यादा बातें नहीं बोलना चाहता हूं, पर आपके लिए सिर्फ इतनी चीज है, तैयार हो जाइए, एग्जाम आपके सामने है, सब्जेक्ट आपके पास है, नॉलेज आपको है, टीचर आपके पास है, पढ़िए और पढ़ने के बाद पहले एग्जाम में ही इस तरीके का परफॉर्मेंस या इस तरीके की अपनी उपलब्धि दिखाइए ताकि आपका समाज, आपका परिवार बोले कि आप वास्तव में पढ़े थे, और आपको देख करके आपके मित्र लोग भी प्रेरणा लें। तो फिलहाल ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी पे रहिए अपना, और चीजों को बेहतर तरीके से समझिए और लगे रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एक छोटी सी सूचना जो कल के लिए है, कल सोमवार है, ठीक है, सोमवार मंगल बुध हमारे यहाँ पे डेमो रहेगी और आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हमारे टीचरों से नहीं मिलेंगे, नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं या आपके लिए क्या क्या नई चीजें किए हैं। तो फिलहाल आप लोग डेमो लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।